welcome back to your own classes. How are you all? I hope you all are fit, fine and healthy. और मेरी मदर टंग में, मेरी मातृभाषा में केयर च रहो भाई सारे। मैं उम्मीद करूँ कि थम जमा जिंदगी में मजे ले रहे हो, जिंदगी के कच्चे काट रहे हो। आज की अपनी क्लास का जो टॉपिक है वो क्लास +2 का फर्स्ट चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, रिलेशन का हिंदी मीनिंग अगर पूछा जाए तो होता है संबंध। और संबंध कहते ही आप लोगों को क्लियर हो जाती है कि जी एक बंदा दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, कैसे संबंध रखता है, किस रिश्ते से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसको हम संबंध बोलते हैं। इंग्लिश में कह देंगे तो व्हेन वन थिंग रिलेट टू, हाउ वन थिंग रिलेट टू अदर, or we can say that how we relate to others and other relate to us, or all living and non-living things exist in the universe related to each other is called relation. अब अलग अलग सब्जेक्ट्स में रिलेशन वर्ड का अलग अलग डेफिनेशन है, बट सभी का मीनिंग यही रहेगा कि वो एक वन थिंग को दूसरी के साथ जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिलेशन क्या होती है वो आज हम सीखने जा रहे हैं, और मैं इसी उम्मीद के साथ कि जो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिलेशन है वो डेफिनेटली आपके क्लियर हो जाएगी कि हम किस चीज़ को रिलेशन बोल रहे हैं। मैथमेटिकल फॉर्म समझने से पहले अपने हरियाणवी कल्चर में रिलेशन का क्या मतलब है। हरियाणवी कल्चर में रिलेशन का मतलब है भाई वो संबंध जो हमारे भाईचारे ने खराब नहीं करे, वो संबंध जो हमारे माँ बाप की इज्जत में कम नहीं होने दे, वो रिलेशन जिससे हमारे बाबू की पगड़ी के दाग नहीं लगे। तो मैं उम्मीद करूँ कि तुम अपने कल्चर में रहते हुए अपने रिलेशंस को संभालोगे। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है रिलेशन, कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिलेशन क्या है, कैसे मैथ के अंदर हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। चलिए, रिलेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में समझने से पहले कुछ एक टर्म्स हैं जो हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वैसे तो क्लास +1 में फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा है उनके बारे में, लेकिन फिर भी अगर हम भूल गए हैं तो फिर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में एक चीज सीखी थी हमने, सेट। सेट क्या था? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम बोलते हैं सेट। अब अगर ये वेल डिफाइंड वर्ड, वेल डिफाइंड क्यों लिखा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स क्यों नहीं लिखा? वेल डिफाइंड का मतलब है जो जिस कैटेगरी में एक चीज को आप सब रख रहे हैं उसी कैटेगरी में मैं रखूं, उसी कैटेगरी में कोई और रखे। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल नंबर का लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बोलोगे दैट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, या काउंटिंग नंबर्स होते हैं स्टार्ट फ्रॉम 1 से हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। किसी और से पूछोगे, इस पूरी दुनिया में अगर किसी से पूछोगे तो नेचुरल नंबर यही रहेगा ना, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये चीज वेल डिफाइंड है। एक अदर एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने बोला इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, मेरी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे, क्या वो इंटेलिजेंट बच्चे सभी के लिए इंटेलिजेंट है? नो। जो ये इंटेलिजेंट वर्ड है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि मेरी क्लास में जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो मैथ के इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, दूसरे सब्जेक्ट के इंटेलिजेंट बच्चे अलग होंगे, आर्ट वाले सब्जेक्ट के बच्चे अलग होंगे। ठीक है, क्योंकि सभी का इंटरेस्ट सेम तो नहीं होता, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है ना। हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा किस में है उसके अकॉर्डिंग हम इंटेलिजेंट होते हैं। तो जो इंटेलिजेंट वर्ड है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो ये हमारा इस इंटेलिजेंट बच्चों का जो कलेक्शन बनेगा ये हम सेट नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ डिफरेंस? वेल डिफाइंड किसको बोल रहे हैं और वेल डिफाइंड किसको नहीं बोल रहे हैं, यानी सेट की कैटेगरी में कौन आएगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ये आज जो मैं यहाँ टर्म्स लिख रही हूँ ना, रिलेशन तक आपस में रिलेट करती है। सेट का पता चलेगा हमें, डेफिनेशन याद नहीं करनी, बस सेट हमें पता होना चाहिए क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? टू नॉन एम्प्टी सेट है। पहली कंडीशन क्या है ऑर्डर्ड पेयर की? व्हेन वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू बी कैसे डिफाइंड होते हैं? 1 एंड ए, 1 बी, 1 सी। मतलब सेट ए के एलिमेंट को जब सेट बी के साथ ऐसे लिख देते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके लिख देंगे, तो इस वर्ड का, इस टर्म का नाम है ऑर्डर पेयर। सेकेंड ऑर्डर पेयर, थर्ड ऑर्डर पेयर। ठीक है, वैसे पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे? फिर 2 के बना दो, 2A 2B 2C, ये ऑर्डर पेयर है एलिमेंट 2 के विद सेट बी। फिर 3 के बना देंगे 3A
3B and 3C. That are the possible order pair from two non-empty set from A to B. Okay. इस इन सभी ऑर्डर पेयर के कलेक्शन को देखो, अब मैंने इन ब्रैकेट्स के अंदर लगा दिया ना, इनक्लोज कर दिया, तो ये कलेक्शन हो गया। अभी तक तो ये ऑर्डर पेयर थे इंडिविजुअल। अब जब मैंने इन सभी को इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया तो ये कलेक्शन बन गया, और उस कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की नोटेशन होती है ये, इस टर्म को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फ्रॉम ए टू बी ये है। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए एंड बी फ्रॉम बी टू ए, तो इन ऑर्डर पेयर का ऑर्डर चेंज कर दोगे आप। क्या ऑर्डर चेंज कर दोगे? A1, यानी फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट ऑर्डर जिस सेट को मिला है ना, उसी सेट के एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ फर्स्ट होगा, और जो सेकंड नंबर पे जो सेट है उसके एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ सेकंड होगा ऑर्डर पेयर में। ठीक है, तो इन सभी को आप रिवर्स कर दोगे, B1 C1 एंड सो ऑन, ये, और इनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फ्रॉम बी टू ए। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस होता है हमारा रिलेशन। क्या बेस होता है बेटा? रिलेशन। अब रिलेशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। क्या राइट करेंगे? रिलेशन को डिनोट करते हैं आर से। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब लिखने में तो सिर्फ इतना है रिलेशन, ये है रिलेशन। इसको रीड आउट कैसे किया? रिलेशन आर is defined on two non-empty set such that it is a subset of Cartesian product of A and B. Clear है? This is the mathematical form of relation. अब रिलेशन के अंदर ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया, इसी में हम दो तीन टर्म्स और आती है जिसको हम बोलते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ओके, कोडोमेन, इन कोड देखते हैं। देखो बहुत इजी है, अगर आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई है, सेट, ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन रिलेशन। तो रिलेशन जिस सेट से डिफाइन किया ना, रिलेशन कहाँ डिफाइन किया? फ्रॉम सेट ए, तो दैट इज कंप्लीट डोमेन। यानी यहां अगर हम देखें तो ये हमारा डोमेन है, डोमेन है। और किस सेट के ऊपर डिफाइन किया? सेट बी पर, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दिस इज आवर कोडोमेन। ठीक है, और सेट ए के एलिमेंट सेट बी के जिन एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं रेंज। यानी रेंज जो है वो हमारा सबसेट होता है कोडोमेन का। अब अगर हमारे इस रिलेशन में देखा जाए, मैंने कहा है रिलेशन, अगर मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी ना, क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सपोज कीजिए मेरा कंप्लीट रिलेशन ये आ जाता है, मेरे रिलेशन में सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं, यानी रिलेशन कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के इक्वल आ जाता है। तो सेट ए हमारा डोमेन है, सेट बी कोडोमेन है, और रेंज भी सेट बी यानी कोडोमेन के इक्वल ही है। क्योंकि मैंने क्या कहा, रेंज में क्या डालेंगे? सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट जिन जिन सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट है। जैसे वन किसके साथ रिलेट है? ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, टू ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। तो मैं रेंज में क्या लिखूंगी? ए बी सी आ जाएगा ना, और इसी को हम क्या बोल देंगे? रेंज बोल देंगे। ये कोडोमेन भी हमारी यही है। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज के अंदर कोडोमेन के वो एलिमेंट आते हैं जिनके साथ सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन है, हम कहेंगे सेट ए के एलिमेंट ऑर्डर पे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं रिलेशन को अच्छे से क्लियर करने के लिए। सपोज कीजिए हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए है और सेट बी है। ओके, इसके अंदर है हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर है हमारे पास 4 5 6, ओनली 3 एलिमेंट्स। और मैं यहाँ रिलेशन डिफाइन करना चाह रही हूँ। रिलेशन, मैं क्या रिलेशन चाहती हूँ, यहाँ मैं डिफाइन करूंगी अब रिलेशन को। अब रिलेशन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना कि भाई इस सेट ए के एलिमेंट सेट बी के साथ
रिलेट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं ना, ये एक्स ए सेट ए के एलिमेंट सेट बी का भाई है, बहन है, या इवन है या ओड है, मतलब टाइप ऑफ रिलेशन बताना पड़ेगा ना। तो देखो क्या क्या डेफिनेशन दी, मैं यहाँ रिलेशन को डिफाइन कर रही हूँ, क्या एक्स और वाई रिलेशन के अंदर वो एक्स वाई, अब एक्स किसको डिनोट कर रहा है, एलिमेंट्स ऑफ ए को, वाई किसको डिनोट कर रहा है, एलिमेंट्स ऑफ बी को। इस रिलेशन के अंदर वो एक्स वाई आना चाहिए, यानी ए का वो एलिमेंट आना चाहिए जो बी के एलिमेंट के साथ रिलेट हो। कैसे, एक्स लेस देन वाई, ये जो x है ना, यानी एलिमेंट्स ऑफ ए है ना, वो बी वाई से, एलिमेंट ऑफ बी से छोटा होना चाहिए। ओके, करते हैं। तो आप कहोगे इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला रूल, चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम देखें क्रॉस बी का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बेटे ये सारे ऑर्डर पेयर है ना, सारे ऑर्डर पेयर 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 एंड सॉरी, हम सबको एक ऑर्डर पेयर के कलेक्शन में रख देंगे तो उसको हम बोल देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रिलेशन तो इसका सबसेट था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे छोटा सबसेट, इसका टुकड़ा भी हो सकता है। तो वो टुकड़े कैसे बनेंगे ना, वो ये डेफिनेशन यहाँ डल जाती है कि मेरे रिलेशन में कौन आना चाहिए, कौन सा ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैंने यहाँ रिलेशन को डिफाइन कर दिया कि वो एक्स वाई डालो, यानी सेट ए के वो एलिमेंट दो जो सेट बी के एलिमेंट से छोटे हो। तो क्या पॉसिबिलिटी हुई, मैंने सेट ए का एलिमेंट 1 उठाया, 1 4 से छोटा है, यस, तो यानी एक ऑर्डर पेयर तो ये एग्जिस्ट आ जाएगा, 1 5 यस, 1 6 यस, ये सभी है तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स ना। अच्छा, उसके बाद देखो 2 यस, ये में आ जाएगा 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 3 4 3 5 3 6 आएगा ना, क्योंकि 3 हमारा छोटा है 4 5 6 से। फिर 4 4, क्या 4 4 यहाँ आएगा, 3 वाला आ जाएगा, 3 4 3 5 3 6, क्या 4 4 इसके अंदर आएगा, नहीं, ये एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि 4 4 तो इक्वल है ना, हाँ 4 छोटा तो नहीं है ना 4 से, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ नहीं डाल सकते हम। ओके, उसके बाद देखो 4 5 यस, 4 5 आ जाएगा, 4 6 आ जाएगा, यस, फिर 5 4 नहीं आएगा क्योंकि 5 एक्स बड़ा हो जाएगा, वैसे मतलब छोटा चाहिए, तो 5 4 5 5 नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा 5 6 आ जाएगा, उसके बाद 6 4 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 6 तो बड़ा हो जाएगा ना 4 से, तो क्या आ जाएगा 6 5 नहीं आएगा, 6 6 भी नहीं आएगा। तो दैट आर द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ अ रिलेशन दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी ये सभी ऑर्डर पेयर है, ये वो सभी एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही एलिमेंट हमारे रिलेशन के रहेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं रहेगा। अब हमने कुछ देर पहले डोमेन और रेंज की बात की थी, तो डोमेन मैंने क्या बताया था कि रिलेशन कहाँ से डिफाइंड हुआ, सेट ए से, दैट कंप्लीट सेट इज डोमेन। डोमेन की बात करेंगे तो ये है, कोडोमेन हमारा ये है, कोडोमेन ये हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आती है रेंज। अब रेंज क्या बोला था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब क्या ये कंप्लीट कोडोमेन रेंज है, तो वो यहां से पता चलेगा, वो एलिमेंट उठा लो, इसको सेट, इसकी ये वाई है ना, वो वाई आ जाएगी जो हमारे इन एलिमेंट से रिलेट करती है। तो देखो 4 आ जाएगा, यस, 5 आ जाएगा, यस, 6 आ जाएगा, यानी हमारी को रेंज हो जाएगी 4 5 4 6। और ये अब इसके बराबर है, सेट बी के बराबर है, यानी कोडोमेन और रेंज यहाँ पे इक्वल है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक चीज और डाल देती, यहाँ रिलेशन को थोड़ा सा चेंज कर देती, रिलेशन को क्या चेंज कर देती, मैं बोलती कि मेरे इस रिलेशन में ना वो एक्स वाई आना चाहिए जो आपस में इक्वल है, यानी x इक्वल टू वाई है। तो क्या ये सभी पॉसिबल पेयर होते इसमें, नहीं, फिर कौन कौन से एलिमेंट होते देखना। अभी अभी सिर्फ मैं आपको रिलेशन को अच्छे से क्लियर करवा रही हूँ, टाइप ऑफ रिलेशन क्या बन रही हूँ, डोमेन और रेंज और कोडोमेन को कैसे डिफाइन करते हैं वो बता रही हूँ। देखो क्या कंडीशन लगाई, वो एक्स वाई, यानी सेट ए का वो एलिमेंट, सेट बी का वो एलिमेंट जो आपस में इक्वल है वो यहाँ आएंगे। तो क्या आएगा देखो, क्या 1 1 के इक्वल तो यहाँ कुछ भी नहीं है,
2 के इक्वल भी यहाँ कुछ नहीं है, 3 के इक्वल भी यहाँ कुछ नहीं है, 4 4 यस। फिर 4 5 4 6 आएगा नहीं आएगा, 5 4 आएगा नहीं आएगा, 5 5 फिर 6 6 ओके ये आ जाएंगे। तो यहां से अब हमें देखो डोमेन रेंज पूछेंगे तो डोमेन तो कंप्लीट सेट ए है, लेकिन रेंज क्या हो जाएगी 4 5 6, कोडोमेन हो जाएगा कंप्लीट सेट भी। यानी डोमेन और कोडोमेन को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। डोमेन जहां से सेट डिफाइन किया गया है, कोडोमेन जिसके ऊपर सेट रिलेशन डिफाइंड हुआ है, और रेंज कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जो हमारी डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड है, उसको बोलेंगे हम रेंज। क्लियर है? तो क्या किया देखो रिलेशन, यहाँ क्या था इक्वलिटी की कंडीशन थी ना, तो सेट ए के वो सभी एलिमेंट्स जो यहाँ सेट बी के इक्वल है वो हमने लिख दिए। अब इस रिलेशन की डोमेन रेंज पूछे आपसे, तो डोमेन बेटा फर्स्ट नंबर पर जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट पोजीशन पर जो प्लेस नंबर है ना वो है इसकी डोमेन। अब 4 5 6 कंप्लीट ए तो नहीं है ना, कंप्लीट ए तो नहीं आया ना इस ऑर्डर पेयर में, सिर्फ क्या क्या एलिमेंट रह गए 4 5 और 6 रह गए, 4 5 और 6 रह गए, तो हमारी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी 4 5 और 6। ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो हो जाएगा डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा रेंज। ये हो जाएगी हमारी रेंज। रेंज क्या हो जाएगी 4 5 6, क्योंकि इक्विलिटी की कंडीशन थी तो डोमेन भी सेम है और रेंज भी सेम चलेगी। कोडोमेन कहेंगे तो अगेन 4 5 6। क्लियर है बेटा? ओके। अब आता है इनवर्स, आर इनवर्स, इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स इन VRSC इनवर्स ऑफ रिलेशन। वो कैसे करते हैं देखो, इनवर्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, इनवर्स मतलब उल्टा। अब अगर ये रिलेशन डिफाइन किया मैंने, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, अगर पहले वाला रिलेशन लेते हैं हम, जैसे मान लो हमारा रिलेशन ये है R इज इक्वल टू, मैंने डाल दिया 1 2 2 3 3 4, ये एलिमेंट्स पड़े हैं मेरे रिलेशन के अंदर, मुझे निकालना इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन को आर इनवर्स से डिनोट करते हैं, ये इनवर्स का साइन है। तो ये ऑर्डर पेयर, जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी और बी ए में ऑर्डर पेयर के एलिमेंट की पोजीशन को बदला था ना, वैसे यहाँ सिर्फ इन एलिमेंट्स की पोजीशन बदलती है। दिस इज द आर, तो आर इनवर्स हो जाएगा 2 1 3 2 4 3, क्या हो जाएगा 2 1 3 2 एंड 4 3। ओके बच्चा, दिस इज, तो आज हमने सिर्फ सीखा है रिलेशन और उसके उससे रिलेटेड टर्म्स डोमेन रेंज कोडोमेन इनवर्स ऑफ रिलेशन। और आई होप कि आपने मजे किए हैं क्लास में, अच्छे से सीखा है। आज की क्लास में हमने सीखा रिलेशन, डोमेन, रेंज और कुछ एक इसकी बेसिक टर्म्स, सेट, ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। होप कि आप सब लोगों ने क्लास में मजे किए होंगे और अच्छे से इस कंसेप्ट को सीखा होगा। थैंक यू।